नमस्कार मित्रों, चर्चा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आज चौपाल में हम लोग चर्चा करेंगे नेपाल और अपने आसपास के देशों के बारे में। तो एक तरह से सिमिलर टाइप का चीज़ घटनाएं घट रही है, फ्रांस में भी घट रही, इसी टाइप की घटना। तो नेपाल में आप देखिए कि भ्रष्टाचार और युवाओं के रोजगार वगैरह के को लेकर के वहाँ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन उसी तरह शुरू हुआ जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से नेपाल में हुआ था और जिस तरह से फ्रांस में हो रहा है। सब जगह लगभग स्टाइल एक ही है और रिजल्ट भी एक ही है। अब जैसे बांग्लादेश में जब तथाकथित छात्र कहिए आंदोलन किया तो वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और मोहम्मद यूनिस को वहाँ पर थोप दिया गया। अब मोहम्मद यूनिस किस तरह का काम कर रहा है, किसके पूर्व काम कर रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उसने कितने गर्त तक पहुंचा दिया है, ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। और वही हाल नेपाल का हो रहा है। नेपाल में भी छात्रों ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार के नाम पर और अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, और वहाँ के प्रधानमंत्री को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और जो पूर्व प्रधानमंत्री और दूसरे लोग थे उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई, उनके घरों को जला दिया गया और तरह तरह के खबरें आ रही। और वहाँ भी सुशीला नाम की एक रिटायर्ड जज को वहाँ का अंतिम प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में यूनेस को नोबेल पुरस्कार कैसे मिला था सब जानते हैं, अमेरिका के दखल से। अब वो वहाँ प्रधानमंत्री बन गया। वही हाल बांग्लादेश का हो रहा है और उधर फ्रांस में भी हो रहा है। वहाँ का ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि चूँकि फ्रांस पर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है, उसके आमदनी से भी ज़्यादा उसका कर्ज है, तो इसलिए खर्चे में कटौती की जाएगी और पैसे की बचत की जाएगी ताकि आने वाले भविष्य में यहाँ के लोगों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। बस एक बहाना मिल गया, आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन भी बड़ा विकट शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। यहाँ भी आप देखे ही थे 3 कृषि कानून के विरोध में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। फर्जी किसान जो को विदेश से फंडिंग हो रही थी और उन्होंने खालिस्तानियों के साथ मिल करके 15 अगस्त को लाल किले पर कब्जा कर लिया था। हालांकि भारत में वो अपराइजिंग सफल नहीं हुई भारत सरकार की होशियारी से, और इन जगहों पर भी नहीं होती अगर सेना पहले एक्टिव हो जाती। अगर बांग्लादेश में सेना टैंक लेकर रोड पर उतर आती तो ढाका में जो बवाल हुआ कभी नहीं होता। जिस तरह से नेपाल में सेना ने थोड़ा लेट रिएक्शन किया, लेकिन किया और वहाँ बवाल थम गया, क्या कि सेना मैदान में आ गई थी, उसने कर्फ्यू लगा दिया और ये सारे काम किए जो आंदोलन को रोकने के लिए या देश का नुकसान होने के लिए किया जाना चाहिए था, उन्होंने किया। क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजशाही जाने के बाद, राजा के हटने के बाद 15 साल में 17 बार गवर्नमेंट बदल चुका है उस देश का। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें भी भारत सरकार को सचेत रहना चाहिए। अगर फिर
किसान आंदोलन की तरह कोई अपराइजिंग हो तो उससे सख्ती से साथ निपटा जाना चाहिए, क्योंकि जो सामने चेहरे नज़र आ रहे हैं आंदोलन के पीछे वे नहीं होते हैं, कोई दूसरा देश, कोई दूसरी शक्ति होती है और वो उनको, उनके दलाल आंदोलन में घुस करके और उसकी दिशा दशा को बिगाड़ते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरा जो अभी बिहार में तो अथी का ख़त्म हो गया, SIR का जो बवाल था वो तो शांत हो गया, अब चुनाव का बवाल शुरू होने वाला है और उस पर भी तरह तरह के लोग आ रहे हैं, चुनाव में खड़ा होने के हमने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ढर्रा उनका वही पुराना है, वही जालीदार टोपी पहन के और वही जिहादियों के बीच पहुँच के, मदरसों में पहुँच के, मस्जिदों में पहुँच के अपना भाषणबाजी कर, हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ। ये नए नए भी जो आए हैं जो अपना को चुनाव का रणनीतिकार बोलते हैं, उनका भी यही काम है। नाम तो नहीं, आप समझ ही गए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले चौपाल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।